क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनको फ्लाई करने से पहले ध्यान में रखा जाता है? जाँच वो कौन-सी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है हर फ्लाई से पहले? और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि क्या उसको रेगुलरली चेक नहीं किया जाता है और वो एक बड़ी वजह बन जाती है कभी-कभी इस तरह की घटना के लिए? देखिए, मेजरली मेंटेनेंस का दो पार्ट होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है जिसका शेड्यूल होता है जो मैन्युफैक्चरर देता है। उसके लिए एयरलाइंस अपना एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस के लिए डाउन करती है और मेंटेनेंस होती है। उसके अलावा मेजर मेंटेनेंसेस होती है। तो उसके बाद रेगुलेटरी मेंटेनेंस, रेगुलेटरी चेक्स होते हैं जो डीजीसीए करता है रेगुलरली, और उसके रिकॉर्ड्स भी रेगुलरली डीजीसीए पास जाते हैं। काफी अच्छा सर्विलेंस डीजीसीए की टीम करती है। नौ डेली मेंटेनेंस जो होती है उसको एक तो होता है फर्स्ट फ्लाइट के पहले जो मेंटेनेंस, वो मेजर चेक होता है जिसमें काफी टाइम लगता है। उसमें फ्यूलिंग व्यूलिंग होता है, टायर प्रेशर चेक होता है, एयर प्रेशर चेक होता है, न्यूमेटिक सिस्टम चेक होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक होते हैं, एवियोनिक्स चेक होता है, आरटी आपके रेडियो कम्युनिकेशन चेक होते हैं, कंट्रोल्स चेक होते हैं, कंट्रोल पैनल चेक होते हैं। तो एक मेजर पूरा इंस्पेक्शन होता है, पूरे चेक्स होते हैं, और उसके बाद ही जो है इंजीनियर पहली फ्लाइट के लिए क्लियर करता है। उसके बाद क्या होता है, जब पहली फ्लाइट के बाद एयरक्राफ्ट कहीं भी लैंड करता है चेंज ओवर के लिए या पैसेंजर को डिसम्बार्क करने के लिए, उस समय फिर आपको उसको बोलते हैं हम टर्न अराउंड मेंटेनेंस, जिसके लिए टीम को 45 मिनट्स मिलते हैं। और उसमें बेसिकली फ्यूलिंग होता है और अगेन एक चेक होता है, सेफ्टी चेक्स होते हैं, प्रेशर चेक्स होते हैं, फ्यूल चेक होता है, हाइड्रोलिक कोई लीक विक तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल में कोई कनेक्शन लूज तो नहीं है, कहीं स्पार्किंग तो नहीं है, कंट्रोल्स तो ठीक काम कर रहे हैं। तो वो एक इतना डिटेल नहीं होता, पर एक क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव चेक वो भी होता है। उसके बाद इंजीनियर उसको क्लियर करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी पायलट जब जहाज में एंटर करता है उसके पहले वो खुद अपना एक गो अराउंड करता है एयरक्राफ्ट के चारों तरफ, और जो एसेंशियल पार्ट्स है उनको खुद चेक करता है पर्सनली। और उसके बाद कॉकपिट में बैठने के बाद सारे सिस्टम को खुद चेक करता है। उसके टेस्ट स्विचेस होते हैं उसके द्वारा चेक करता है। उसके बाद इंजन स्टार्टअप के पहले पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाता है चेक करने का। टैक्सी के पहले प्रोटोकॉल है वो चेक किया जाता है। उसके बाद टेक ऑफ के पहले प्रोटोकॉल है वो चेक किया। तो 4-5 लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, उसको ये एयरक्राफ्ट के पायलट जो चेक करते हैं, ताकि नो रिस्क इज टेकन बिफोर द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। ठीक है सर। सर, दूसरी बड़ी बात यह है कि जब इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्या ऑप्शन होते हैं पायलट के पास या एटीसी जिससे कमांड मिल रहा है, कौन कौन से वो ऑप्शन होते हैं जिस पर काम किया जाता है? और ये 2 मिनट की घटना, 2 मिनट की जो एक 2 मिनट का जो टाइमलाइन था उसमें अगर उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता तो क्या इस बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता था या संभव नहीं था कुछ भी? देखिए, ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, मैं समझता हूँ कि इट वाज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पायलट, और इसीलिए उसने मेडिकल जो दिया, मेडिकल तभी दिया जाता है पायलट के द्वारा जब वो देखता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है, और अब वो ट्राई कर रहा है कि कितना सेफली वो जहाज को लैंड करा पाए। अदरवाइज अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए पैन कॉल देता है वो कि भाई मेरे ऐसी इमरजेंसी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मुझे सेफ अर्ली लैंडिंग चाहिए, इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। पर मेडिकल तभी दी जाती जब वो पायलट देखता है कि उसके जितने भी एफर्ट्स हैं, जो भी वो कर सकता था कर लिया, और अभी उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जब आपके पास हाइट केवल 600-700 फीट है, आपके पास रिएक्शन टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर ये इमरजेंसी सपोज 20,000 फीट पे होती है, जो नॉर्मली जिस एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं 20,000 30-35,000, अगर वहां पे होती तो शायद मैनेजेबल हो पाता, क्योंकि उतना टाइम एयरक्राफ्ट के पास मिल जाता, फ्यूल डंप कर सकता था, बहुत ऑप्शन होते थे। पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है, फुल फ्यूल के साथ टेक ऑफ हुआ है, टाइम आपके अवेलेबल नहीं है, इंजन में पावर नहीं है, थ्रस्ट आप लूज कर रहे हो, लिफ्ट आप लूज कर रहे हो। तो मेरी नजर में मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन पायलट के पास अवेलेबल था। हाँ, अगर किस्मत अच्छी होती कि भाई एयरपोर्ट के जो बाउंड्री के बाहर भी अगर एक ओपन लैंड होता तो शायद ये लैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो पाती, इंस्टेड ऑफ जिस तरह ये बिल्डिंग के अंदर घुसा, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, और यही वजह रही कि देखिए जिस तरीके से 2 मिनट के भीतर सब कुछ हो गया, अचानक कोई समझ नहीं पाया, 241 मुसाफिरों की जान चली गई। इसके अलावा जहां पर ये विमान गिरा है वहां पर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए जो इमारत है, आप देखिए
पूरी तरीके से झुलसी हुई ये नजर आ रही है। और जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ था, विमान गिरा था, उस वक्त यहाँ पर चारों तरफ अंधेरे का मंजर था। और जो लोग ये देखने वाले हैं वो जब बयां करते हैं यहाँ के मंजर को, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अचानक से जब ऐसे हालात बनते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो करें क्या। लेकिन कुछ लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए और कुछ लोग इसकी जद में आ गए। निकिता जी, ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन ये ड्रीम लाइनर को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। 2013 से लेकर 2024 तक सवाल उठे हैं, प्रतिबंध लगा है। खुद बोइंग कंपनी और अमेरिकी कंपनी जो ये है उसको लेकर सवाल उठे हैं। उसके बावजूद इसको बेड़े में शामिल रखना या फ्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करना, क्या एयर इंडिया इस बात को लेकर मुतमईन पहले से थी कि भाई हमने जो विमान संचालित हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है? देखिए झा जी, अभी तक हम देखे जाए सिविल एविएशन के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें दो ही बड़े कॉम्पिटिटर रहे हैं सालों साल से, एयरबस और बोइंग। एंड एयरफोर्स में भी हमने वेस्टर्न एयरक्राफ्ट, रशियन एयरक्राफ्ट, हर तरह के एयरक्राफ्ट देखे हैं। तो तकनीकी खराबी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में आ जाना से हम पूरे क्या कहते हैं ना, ओईएम को वो मतलब दे हैव बीन प्रिवेंटिव की गई है सारी उनकी तैयारियां, पर हम पूरे ओईएम को वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव बीन द बिगेस्ट प्लेयर्स इन एविएशन इंडस्ट्री एंड एविएशन एज वी हैव नोन कि जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एयर, रोड, ट्रेन, शिप, तो एयर ट्रांसपोर्ट हैज बीन वन ऑफ द सेफेस्ट। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, कुछ कुछ सवालों में आया है बोइंग पहले, पर एज अ कंपनी कॉम्पिटिटर ही नहीं है बहुत ज्यादा बोइंग एंड एयरबस के अलावा। तो एंड परफॉर्मेंस अगर हम ओवर द ईयर्स देखे जाएं तो वो भी अच्छे ही रहे हैं। तो मैं इसमें बोइंग की कैपेबिलिटी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी इस टाइम पे। ठीक है मैम, लेकिन ये हादसा कितना भयानक था और कैसे इसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Speedbird 2276 heavy fire services on the way. Speedbird 2276 heavy, we are evacuating over Brooklyn. We have a fire, I repeat, we are evacuating. Speedbird 2276 heavy roger. AI-171 के ये आखिरी 12 काउंट्स थे।